मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ जैसे जैसे हुकूमत बनाने की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं, वैसे वैसे दीगर जमातों की बेचैनी, खदशात, एतराज़ात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है कि हुकूमत साजी की सारी गेम में नवाज शरीफ बिला शिरकत गैर अकेले ही मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, जबकि वो और उन जैसी दीगर जमातें अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर यकसा मौके की तलाश में तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं। एमकेएम से हाथ मिलाना, बलूचिस्तान के बेशतर इलेक्टेबल्स को अपनी कश्ती में सवार कराना, इसके बाद आज नवाज शरीफ दीगर नून लीग की सीनियर क़यादत के हमरा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिर कम्युनिटी को भी राम करने पहुंचे और उन्हें एक बार फिर ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क तरक्की हासिल करेगा। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में बताया कि आपसे हमेशा मुशावरत की है और मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हमारी बनाई पॉलिसी से पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी ने भरपूर अमल किया है। इस दफ़ा हमारी बनाई पॉलिसीज़ को भारत ने अपनाया और माशी तरक्की हासिल की। इस तरह का मुआशरा हमें पाकिस्तान में बनाना है और ये तभी बनेगा कि हम अपना पॉलिसी बनाएं, उसके बाद फिर उसके ऊपर बरसों अमल हो। हमारे 2017 में तो 24वीं मईशत बन चुकी थी पाकिस्तान, तो आप अंदाजा करें 7 इयर्स के बाद आज 53,000 पॉइंट्स को क्रॉस किया हमने। अगर 1990 वाला मोमेंटम जारी रहता तो आज 104 नहीं, आज रुपया शायद 50 रुपए का, डॉलर 50 रुपए का होता और मुल्क के गरीब आदमी भी सुख का सांस ले रहा होता, अमीर भी सुख का सांस ले रहा होता, सब यहाँ पर माशाल्लाह खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहे होते। नवाज शरीफ की एक के बाद एक सियासी चालों और मुलाकातों से दूसरी जमातें चारों खाने चित होती दिखाई दे रही हैं। वो ऐसे खदशात का इजहार कर रही है कि जैसे कोई गैबी कुव्वत मुस्लिम लीग नून की मदद कर रही है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तो ये तक कहा कि ये पुराने चेहरे हैं और पुराने चेहरों इक्तफा करने की बजाय अब नए चेहरों को आजमाना चाहिए और आप मुझे वज़ीर आज़म बनाकर देखें, मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा, रेस्ट करे, रेस्ट। ये आपस कर लड़ाइयां ऐसे ही अगर चलना है तो फिर अवाम का काम नहीं हो सकेगा। जो अवाम को आउट रखता है और किसी पीछे वाले कमरा में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं, बाद में आपको बताया जाता है कि जनाब ये आपका एमएनए, ये आपका वजीर आज़म। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। अब इस तरह की जुमलेबाजी से शकवा जवाब शकवे से लगता ही है कि कंसर्न्स बढ़ते ही चले जाएंगे और आने वाले दिनों में ये मामला मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड के नारे भी होंगे और उसके बाद जो हुकूमत बनेगी पता नहीं उसके ऊपर किसी को कोई सेटिस्फाइड होगा, यकीन होगा या नहीं होगा और फिर धांधली का शोर मचेगा। शायद यही वजह है कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज मुख्तलिफ केसेस में पेशियों पर आए, मीडिया से बात करते हुए जिन कंसर्न्स का इजहार कर रहे थे, वो कंसर्न्स भी आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, कम होते आते हैं। नहीं बल्कि ये नॉमिनेशन हो रही है, ये सिलेक्शन प्लस है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो प्राइम मिनिस्टर कौन मानेगा? इस प्राइम मिनिस्टर को जरूरत इस बात की कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आवाम फैसला करे। तो आवाम ने फैसला करना है, अगर आवाम ने फैसला नहीं करना है तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? आज परवेज इलाही ने सहाफियों से खुलकर गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात भी किए। परवेज इलाही ने सहाफियों को बताया कि चेयरमैन पीटीआई मेरे साथ वाले सेल में है और IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन पीटीआई से मिलने आते हैं। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, वो भी पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर खासे परेशान है। वो कभी मुलाकातों में और कभी खतूत के जरिए निगरां हुकूमत से पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हुए बताया कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ से ख़त लिखकर हुकूमत की तवज्जो दिलाई और हुकूमत ने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की यकीन दहानी भी कराई है। सारे सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जिस कौमी मफाहमत के लिए आप कोशिश कर रहे थे, उस कौमी मफाहमत की कोशिश का क्या हुआ? क्या वो बेनतीजा ख़त्म हो गई? असल में ये जो मफाहमत होती है और ये जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स होते हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और जैसे मफाहमत का ये एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होती है और इसमें जब आप कोशिश करते हैं, एक माहौल बनता है। अब उसी माहौल का नतीजा है कि आज जो हार्श वो थी गुफ्तगू थी, उसकी जगह अब जो है पॉलिटिकल चीज़ों ने ले ली है और फिर भी स्ट्रेसेस तो हैं सोसाइटी में, लेकिन जो एक माहौल में किसी हद तक
टकराव की कैफियत तो कम हुई है, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल हार्मनी पैदा नहीं हो पा रही। जो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि कोई खास किंग्स पार्टी है, किसी खास को चुन लिया गया है फॉर द प्रीमियरशिप, तो ये रिजर्वेशंस और ये मुतालबात तो हर गुजरते दिन के साथ मजीद जोर पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने जैसे कहते हैं ना कि डॉट पे बात की है। देखें, ये एक तो ये बात जो है बढ़ती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान शायद उन्हीं को हो रहा होगा जो खुद इस चीज को इवन पोर्ट्रे भी कर रहे हैं कि वी आर द सिलेक्टेड वंस। और आज की जो हमारी पॉलिटिक्स है उसका एक माहौल भी बन चुका है। 2018 में भी ऐसे ही हुआ, अभी भी ऐसा ही माहौल बन रहा है कि जैसे कोई सिलेक्टेड लोग होते हैं, दे आर बाउंड टू बाउंस बैक और दे आर बाउंड टू बी देयर वेयर दे आर एमिंग एट। तो इस लिहाज से मैं तो पहले भी कहा था बड़े एहतराम से कि जी, एक तो आप मुफाहमत की बात करेंगे तो लोग पसंद करेंगे। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अगर आप सिलेक्टेबिलिटी की बात करेंगे, किसी ओहदे के लिए कंटेस्ट करने के बजाय किसी कुर्सी पे बैठने के लिए माहौल बनाएंगे, इस वक्त भी पब्लिक का फैक्टर कहीं मौजूद मुझे नजर नहीं आ रहा। इक्तदार का फैक्टर मौजूद है, इक्तदार में आने वाले खानदानों का फैक्टर मौजूद है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस मौजूद है, गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करके इक़्तिदार में आने का प्रोसेस मौजूद है। लेकिन अवाम के लिए इस सारे प्रोसेस में मुझे कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो दुरानी साहब, इलेक्शन से पहले ही कॉम्पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट, कौन हुकूमत में होगा, कौन सी जमातें इत्तेहाद में होंगी, ऑपोजिशन क्या होगी, ये सब कुछ डिसाइड हो गया? देखें जी, ये क्लेम तो किया जा रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में जो मैंने इस वक्त जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मूला पेश किया है, मैं इसी जो एक अगलीनेस ऑफ द पॉलिटिक्स है, इसको मैं एक चाहता हूं कि हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में इसको एक ऐसी डायरेक्शन में डाल दिया जाए कि जिसमें सब लोग ही हों और मुल्क का मफाद आगे आ जाए किसी के इक़्तिदार के मफाद के बजाय। देखिए, मैंने जो फॉर्मूला दिया है कि जी हमें अगले 5 साल के लिए एक इलेक्टेड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जिसमें तमाम पार्टीज जो पार्लियामेंट में आए वो उसका हिस्सा हों, और उनमें से जो सबसे ज्यादा मेंबर्स रखती हो पार्टी वो अपना वजारत उज़्मा का कैंडिडेट नॉमिनेट करे और 30 से ज्यादा की कैबिनेट ना हो। और एक जो प्रोविजो इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो अगले 6 महीने में तमाम सूबों के अंदर एक ही कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। उसके लिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की या किसी लेजिस्लेशन की जरूरत है वो भी की जाए, लेकिन 5 साल की मुद्दत के लिए बल्दियाती हुकूमत का कयाम इस इलेक्शन के फौरी बाद और तमाम सूबों में इलेक्शन कमीशन के तहत कम से कम 76 साल से जिस मुल्क के अवाम को आपने बुनियादी जमहूरी हक नहीं दिया हुआ, जो कि पाकिस्तान के अलावा मैं किसी भी ऐसी डेमोक्रेसी को नहीं जानता जिसके लीडर अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते भी हों और उस मुल्क में बल्दियाती इदारे 76 साल से पढ़ते भी। देखिए दुराई साहब, कता कलामी के लिए माजरत, हाउ प्रैक्टिकल इट इज, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगा हमारे जैसे पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर जहां पर धड़े हैं, जहां पर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनके साथ। और फिर आपने देखा ही ना 16 माह की हुकूमत जैसे चली, जिसको इत्तेहादी हुकूमत या पीडीएम हुकूमत का नाम दिया गया। खैर अब भी उस इत्तेहाद के किसी हद तक हिस्से बखरे तो हुए हैं। तो हाउ प्रैक्टिकल इज योर प्रपोजल? देखिए, दिस इज द रेलेवेंट क्वेश्चन, मतलब टू बी फेयर, टू एप्रिशिएट योर क्वेश्चन। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो पीडीएम की हुकूमत थी 16 महीने की, वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट नहीं थी। वो बुनियादी तौर पे 50% ऑफ द असेंबली की गवर्नमेंट थी। 50% जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, दे वर आउट ऑफ द असेंबली। मैं थोड़ा सा असल में मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़ने के लिए
دنیا کی ہسٹری اور دنیا کے جو اس جمہوری نظام میں چلنے والے ملک ہیں، آپ سیکنڈ ورلڈ وار کی چرچل کی جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ تھی، جو 5 سال چلی پوری، جس نے ملک کو کرائسس سے نکال دیا، نیلسن منڈیلا کی 94 میں بننے والی نیشنل گورنمنٹ جس نے کہ ملک کا رخ بدل دیا، اسی طرح سے آئرلینڈ کے اندر جو اس وقت بھی سارا نظام چل رہا ہے، اور یہ 100% ڈیموکریٹک اور پولرائز. دیکھیں نا، نیلسن منڈیلا ہو یا ونسٹن چرچل ہو، یہ سلیکٹڈ تھے دونوں. دیکھیں اب میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت میں سلیکٹیبلز کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدارا اپنی شکل کی بہتری پہ توجہ. You will look ugly if you become a selected. آپ کو بہت ہی ناپسند آئے گی اپنی شکل اگر آپ اپنے آپ کو ایک سلیکٹڈ فرد کے طور پہ دیکھیں گے. آپ جمہوریت کے راستے سے آنا چاہتے ہیں، آپ خاندانی آمریتوں کو بھول جائیں، آپ خاندانی اسمبلی کو جو ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کا ایسوسیشن مت بنائیں، اس اسمبلی کو اسمبلی بنا دو. اب یہ سب کی جتنے بھی ہمارے سلیکٹڈ یا سلیکٹیبلز ہیں ان کا آخری دور ہے نا کہ 5 سال. اچھا ویسے درائے صاحب، یہ تو ایک پرسیپشن، یہ ایک تاثر بھی ہے نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون شاید سلیکٹڈ ہے، یا میاں صاحب چوتھی بار پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، اور اس تاثر کو پیپلز پارٹی نے بھی خاصا گہرا کیا، جس سے الٹیمیٹ فائدہ نون لیگ کو ہوا کہ بڑے بڑے الیکٹیبلز آ کے نون لیگ کی جھولی میں گر رہے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں، تو وہ تو اس طرح سے بھی اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. جی دیکھیں، پی ایم ایل این کیونکہ اس وقت بڑی مضبوط جماعت ہے، اس لیے لوگ پی ایم ایل این میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے؟ دیکھیں جی، میں اس طرح سے سلیکٹڈ کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں، ٹھیک ہے نا جی، ہم سب کے اوپر اس سلیکٹیبلٹی میں شامل ہونے کا پریشر تھا. میں نہیں ہوا تھا تو بڑی مشکل سے نہیں ہوا تھا. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک جو راستہ آپ اپنا رہے ہیں، اگر آپ دل میں مطمئن ہیں، یا آپ دل میں مطمئن ہو سکتے ہو، میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا، آپ ہاتھ رکھ کے دل پہ کہو کہ کیا دس از دا وے ٹو پروسیڈ، دس از دا وے ٹو میک اے رانگ تھنگ رائٹ، ڈو اندر رانگ تھنگ. اور آپ نے اس وقت اگر رائٹ کو رائٹ کرنا ہے، وہ صرف اور صرف جمہوریت کے ذریعے ہو سکتا ہے. آپ کا اپنا ہی لکھا ہوا جو نعرہ ہے اس کو بڑا بڑا لکھ کے اپنے ساتھ لگا لیں کہ ووٹ کو نہ صحیح عوام کو عزت دے دو. اور سچی بات یہ، میں نے جو نیشنل گورنمنٹ کا جو یہ فارمولا پیش کیا، بنیادی طور پہ میں سب کو فیس سیونگ دینا چاہتا ہوں.